नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लाइक पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 का क्वेश्चन आंसर सेट करेंगे, जो आने वाली परीक्षा एमपी एडीपीओ की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को इस प्रश्न के साथ कि मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 कब से प्रवर्तन में है। 4 विकल्प है। पहला है 10 फरवरी 2012, दूसरा है 10 मार्च 2012, तीसरा विकल्प है 10 अप्रैल 2012, चौथा विकल्प है 10 अक्टूबर 2012। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए 10 फरवरी 2012। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 की धारा 2A के अंतर्गत अधिनियम से अभिप्रेत है। पहला विकल्प है विशेष न्यायालय अधिनियम 2011, दूसरा है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, तीसरा विकल्प है उक्त ए एवं बी दोनों, चौथा विकल्प है ना तो ए ना तो बी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। अगला प्रश्न है, प्राधिकृत अधिकारी से अभिप्रेत है। पहला है उच्चतर न्यायिक सेवा से संबंधित अधिकारी, दूसरा है जिला न्यायाधीश, तीसरा है अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी उपरोक्त सभी प्राधिकृत अधिकारी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के अंतर्गत अपराध से अभिप्रेत है। पहला विकल्प है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के उपधारा 1 को आकर्षित करने वाला आपराधिक कदाचार, दूसरा है भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दोनों के अंतर्गत संयुक्त अपराध, तीसरा है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और अन्य अधिनियमों के अंतर्गत संयुक्त अधिनियमों के अंतर्गत अपराध, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम किन अपराधों पर लागू नहीं होता है। पहला विकल्प है केवल भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कारित अपराध, दूसरा है केवल अन्य अधिनियमों के अधीन कारित अपराध, तीसरा है उपरोक्त ए एवं बी दोनों, चौथा विकल्प है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी उपरोक्त ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, विशेष न्यायालय के स्थापन के संबंध में विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के किस अध्याय में यह प्रावधान है। पहला विकल्प है अध्याय 1, दूसरा है अध्याय 2, तीसरा अध्याय 3, चौथा विकल्प है अध्याय 4। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी अध्याय 2 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के स्थापन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान अधिनियम के किस धारा में है। पहला विकल्प है धारा 3, दूसरा है धारा 4, तीसरा विकल्प है धारा 5, चौथा विकल्प है धारा 6। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए धारा 3 के अंतर्गत विशेष न्यायालयों की स्थापना है। अगला प्रश्न है, विशेष न्यायालय की स्थापना करता है। पहला विकल्प है उच्च न्यायालय, दूसरा है उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार, तीसरा है राज्य सरकार, चौथा विकल्प है ए एवं सी दोनों। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, विशेष न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश को कौन नामित करता है। पहला विकल्प है उच्च न्यायालय, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा विकल्प है या तो ए या तो बी, चौथा विकल्प है उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, विशेष न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश निम्न में से किसे नामित किया जा सकता है। पहला विकल्प है अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश को, दूसरा है सेशन न्यायाधीश को,
तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों। चौथा विकल्प है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी ए बी दोनों, यानी कि सेशन न्यायाधीश और अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश को। अगला प्रश्न है विशेष न्यायालय का विशेष न्यायाधीश होने के लिए आहर है। पहला विकल्प है उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य हो। दूसरा है अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर हो या रह चुका हो। तीसरा विकल्प है न्यायाधीश हो या रह चुका हो। चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है विशेष न्यायालय के न्यायाधीश की अहर्ताएँ दी गई हैं। पहला विकल्प है धारा 2 में, दूसरा है धारा 2 की उपधारा 2 में, तीसरा विकल्प है धारा 3 की उपधारा 3 में, चौथा विकल्प है धारा 3 की उपधारा 4 में। इसका जो सही उत्तर है वह है धारा 3 की उपधारा 3 में, यानी विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है विशेष न्यायालय कब अपराध मामले का संज्ञान और विचारण कर सकता है। पहला है उसके समक्ष संस्थित किए जाने पर। दूसरा है विशेष न्यायालय अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत उसे आंतरित किए जाने पर। तीसरा है ए एवं बी दोनों। चौथा विकल्प है ना तो ए ना तो बी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी ए एवं बी दोनों, यानी उसके समक्ष संस्थित किए जाने पर और न्यायालय अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत आंतरित किए जाने पर। अगला प्रश्न है विशेष न्यायालय किसी मामले का संज्ञान लेता है। पहला विकल्प है धारा 3 के अंतर्गत, दूसरा है धारा 4 के अंतर्गत, तीसरा है धारा 7 के अंतर्गत, चौथा विकल्प है धारा 9 के अंतर्गत। इसका जो सही उत्तर है वह है धारा 4 के अंतर्गत, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान कब ले सकता है। पहला विकल्प है केवल पुलिस रिपोर्ट पर। दूसरा है केवल परिवाद संस्थित किए जाने पर। तीसरा विकल्प है स्वप्रेरणा से। चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है लोक सेवक द्वारा कारित अपराध का विचारण विशेष न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत करने की घोषणा कौन करता है। पहला विकल्प है विशेष न्यायालय, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा है ए एवं बी दोनों और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी राज्य सरकार। अगला प्रश्न है राज्य सरकार विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के किस धारा के अधीन घोषणा करती है कि यह विश्वास करने का आधार है कि लोकपद धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया है। पहला विकल्प है धारा 5, दूसरा है धारा 6, तीसरा विकल्प है धारा 7 और चौथा विकल्प है धारा 8। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए धारा 5 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है धारा 5 के अधीन मामले की घोषणा का प्रभाव होता है। पहला विकल्प है घोषित अपराध के संबंध में अभियोजन विशेष न्यायालय में संस्थित किया जाएगा। दूसरा है घोषित अपराध के संबंध में पहले से किसी अन्य न्यायालय में संस्थित और लंबित है उसका आंतरण विशेष न्यायालय को कर दिया जाएगा। तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों। चौथा विकल्प है ना तो ए ना तो बी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 की धारा 5 के अंतर्गत अपराध की घोषणा का प्रभाव किस धारा में उपबंधित है। पहला विकल्प है धारा 3, दूसरा है धारा 4, तीसरा विकल्प है धारा 5 और चौथा विकल्प है धारा 7। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी धारा 5 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है धारा 5 के अधीन घोषणा होने पर विशेष न्यायालय आरोपित व्यक्ति का विचारण संयुक्ततः करेगा। पहला विकल्प है केवल मुख्य अपराधी एवं दुष्प्रेरण का। दूसरा विकल्प है केवल मुख्य अपराधी, दुष्प्रेरण और षड्यंत्रकारी का। तीसरा विकल्प है मुख्य अपराधी, दुष्प्रेरण, षड्यंत्रकारी एवं इनसे सभी व्यक्तियों का। चौथा विकल्प है केवल मुख्य अपराधी का।
इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, मुख्य अपराधी, दुष्प्रेरण, षड्यंत्रकारी एवं इनमें से सभी व्यक्तियों का। अगला प्रश्न है, विशेष न्यायालय अपराध के विचारण में विचारण की कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा? पहला विकल्प है सेशन मामले के विचारण, दूसरा है वारंट मामले के विचारण, तीसरा है समन मामले के विचारण, चौथा विकल्प है उपरोक्त ए या बी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, वारंट मामले के विचारण। अगला प्रश्न है, विशेष न्यायालय अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों में असंगति होने पर प्रभावी होगा। पहला विकल्प है विशेष न्यायालय अधिनियम के प्रावधान, दूसरा है दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान, तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों, चौथा विकल्प है या तो ए या तो बी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विशेष न्यायालय अधिनियम के प्रावधान। अगला प्रश्न है, विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियों के बारे में प्रावधान विशेष न्यायालय अधिनियम की किस धारा में किया गया है? पहला विकल्प है धारा 7, दूसरा है धारा 8, तीसरा विकल्प है धारा 9, चौथा विकल्प है धारा 10। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, धारा 8 के अंतर्गत विशेष न्यायालय की प्रक्रिया एवं शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, विशेष न्यायालय निम्न में से क्या दंडादेश देगा? पहला विकल्प है आजीवन कारावास, दूसरा है मृत्युदंड, तीसरा है उस अपराध के लिए प्राधिकृत कोई दंडादेश, चौथा विकल्प है विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश। इसका जो सही उत्तर है वह है सी, उस अपराध के लिए प्राधिकृत कोई दंडादेश। अगला प्रश्न है, विशेष न्यायालय दंडादेश देने के लिए प्राधिकृत है। पहला विकल्प है धारा 8 की उपधारा 1 के अंतर्गत, दूसरा है धारा 8 की उपधारा 2 के अंतर्गत, तीसरा है धारा 8 की उपधारा 3 के अंतर्गत, चौथा विकल्प है धारा 9 की उपधारा 3 के अंतर्गत। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, धारा 8 की उपधारा 3 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, विशेष न्यायालय के दंडादेश के विरुद्ध अपील किस धारा के अंतर्गत की जा सकेगी? पहला विकल्प है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374, दूसरा विकल्प है विशेष न्यायालय अधिनियम की धारा 9, तीसरा विकल्प है विशेष न्यायालय अधिनियम की धारा 17, चौथा विकल्प है ए या बी या सी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, विशेष न्यायालय अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, विशेष न्यायालय के निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध अपील किस न्यायालय में किया जा सकेगा? पहला विकल्प है उच्च न्यायालय, दूसरा है सेशन न्यायालय, तीसरा विकल्प है ए या बी, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, उच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है, निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी। पहला विकल्प है केवल विधि के प्रश्न पर, दूसरा है केवल तथ्य के प्रश्न पर, तीसरा विकल्प है तथ्य और विधि के प्रश्न पर, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, तथ्य और विधि के प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विशेष न्यायालय के दंडादेश के विरुद्ध अपील की समय सीमा है। पहला है 30 दिन, दूसरा है 60 दिन, तीसरा विकल्प है 90 दिन, चौथा विकल्प है 15 दिन। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, 30 दिन। अगला प्रश्न है, अपील के समय सीमा की गणना की जाती है। पहला विकल्प है निर्णय और दंडादेश की तिथि से, दूसरा है निर्णय की प्रति प्राप्त करने के दिनांक से, तीसरा विकल्प है अपील की अनुमति प्राप्त करने की तारीख से, चौथा विकल्प है उपर्युक्त ए या बी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, निर्णय और दंडादेश की तिथि से। अगला प्रश्न है, अपील की निर्धारित सीमा के अतिरिक्त परिसीमा अपीलार्थी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित करने पर बढ़ाई जा सकती है। पहला विकल्प है
10 दिन, दूसरा है 15 दिन, तीसरा है 30 दिन, चौथा है 60 दिन। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी 30 दिन। अगला प्रश्न है, न्यायालय एक विशेष न्यायालय से दूसरे न्यायालय में मामले का आंतरित करने का आदेश दे सकेगा। पहला है उच्च न्यायालय, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा है जिला न्यायाधीश, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, विशेष न्यायालय अधिनियम के अधीन एक विशेष न्यायालय से दूसरे न्यायालय में मामले को अंतरित किया जा सकता है। पहला विकल्प है धारा 10 के अंतर्गत, दूसरा है धारा 406 दंड प्रक्रिया के अंतर्गत, तीसरा विकल्प है धारा 407 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, चौथा विकल्प है धारा 408 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए धारा 10 के अंतर्गत विशेष न्यायालय अधिनियम के। अगला प्रश्न है, विशेष न्यायालय को विचारण स्थगित करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है। पहला विकल्प है धारा 9, दूसरा है धारा 11, तीसरा विकल्प है धारा 12, चौथा विकल्प है धारा 14। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी धारा 11 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, विशेष न्यायालय विचारण स्थगित कर सकेगा। पहला विकल्प है न्याय के हित में, दूसरा है अधिवक्ता की अनुपस्थिति में, तीसरा विकल्प है अधिवक्ता की किसी अन्य न्यायालय में व्यस्त रहने पर, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए न्याय के हित में विशेष न्यायालय विचारण स्थगित कर सकता है। अगला प्रश्न है, विशेष न्यायालय कितने दिन के भीतर मामले को निस्तारित करने का भरसक प्रयास करेगा। पहला विकल्प है 11 माह के भीतर, दूसरा है 6 माह के भीतर, तीसरा विकल्प है 3 माह के भीतर, चौथा विकल्प है 1 वर्ष के भीतर। इसका जो सही उत्तर है वह है 1 वर्ष के भीतर, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है। पहला है विशेष न्यायालय के आदेश की अपील निर्णय दंडादेश की तिथि से 60 दिन के भीतर किया जाना आवश्यक है। दूसरा है विशेष न्यायालय मामले के संस्थित करने के दिनांक से 1 वर्ष के भीतर मामले को निस्तारित करने का प्रयास करेगा। तीसरा है विशेष न्यायालय मामले को उसे आंतरित किए जाने के दिनांक से 1 वर्ष के भीतर निस्तारित करने का प्रयास करेगा। चौथा है विशेष न्यायालय मामले के विचारण में दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली वारंट मामले के विचारण की प्रक्रिया अपनाएगा। इसका जो सही उत्तर है यानी जो कथन असत्य है वह है विकल्प ए। विकल्प ए गलत है। विशेष न्यायालय के दंडादेश की अपील निर्णय और दंडादेश की तिथि से 30 दिन के भीतर किया जाना आवश्यक है, ना कि 60 दिन के। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में असत्य कथन है। पहला है विशेष न्यायालय सामान्यतः 3 बार स्थगन दे सकता है। दूसरा विकल्प है विशेष न्यायालय के आदेश की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। तीसरा है प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकेगी। चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। इसका जो असत्य कथन है वह है विकल्प ए। विशेष न्यायालय सामान्यतः 3 बार स्थगन दे सकता है, यह गलत है। अगला प्रश्न है, सही सुलेमित युग्म नहीं है। पहला है मामले का आंतरण धारा 10, दूसरा है विशेष न्यायालय के दंडादेश की अपील धारा 9, तीसरा है विशेष न्यायालय की प्रक्रिया धारा 8, चौथा विकल्प है अपील की अवधि धारा 13। इसका जो सही सुलेमित युग्म नहीं है वह है विकल्प डी धारा 13 में संपत्ति की जब्ती से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सही सुलेमित युग्म नहीं है। पहला है अपील की अवधि 30 दिन, दूसरा है मामले के निस्तारण की अवधि 1 वर्ष,
तीसरा है नोटिस की अवधि 30 दिन। चौथा विकल्प है आरोप पत्र दाखिल करने की अवधि 90 दिन। इसका जो सही सुलेमित युग्म नहीं है वह है विकल्प डी 90 दिन। आरोप पत्र दाखिल करने की अवधि 90 दिन, यह गलत है। अगला प्रश्न है विशेष न्यायाधीश एक मामले में साक्ष्य अभिलिखित कर चुका था, विचारण से पूर्व उसका स्थानांतरण हो गया, उसका उत्तरवर्ती न्यायाधीश उस मामले में निम्न में से कौन सी कार्यवाही करेगा। पहला विकल्प है वह पुनः साक्ष्य लेकर विचारण करेगा। दूसरा है वह पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर आगे कार्यवाही करेगा। तीसरा विकल्प है वह कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य पुनः ले सकता है। और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, वह पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही करेगा। अगला प्रश्न है उत्तरवर्ती अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर कार्य कर सकेगा किस धारा में प्रावधान है। पहला विकल्प है धारा 11, दूसरा है धारा 12, तीसरा विकल्प है धारा 13 और चौथा विकल्प है धारा 14। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, धारा 12 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है संपत्ति या धन जब्त करने का आदेश कौन दे सकता है। पहला विकल्प है राज्य सरकार, दूसरा है उच्च न्यायालय, तीसरा है प्राधिकृत अधिकारी, चौथा विकल्प है सेशन न्यायाधीश। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, राज्य सरकार। अगला प्रश्न है संपत्ति संपहरत और जब्ती के लिए लोक अभियोजक आवेदन शपथ पत्र सहित किसके समक्ष देता है। पहला विकल्प है प्राधिकृत अधिकारी, दूसरा है न्यायालय, तीसरा है जिला जज, चौथा विकल्प है जिला मजिस्ट्रेट। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, प्राधिकृत अधिकारी। अगला प्रश्न है जब्ती या समपहरण का आवेदन लोक अभियोजक किस धारा के अंतर्गत दे सकता है। पहला विकल्प है धारा 13, दूसरा है धारा 14, तीसरा विकल्प है धारा 15 और चौथा विकल्प है धारा 16। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धारा 13 के अंतर्गत जब्ती या समपहरण का आवेदन लोक अभियोजक दे सकता है। अगला प्रश्न है जब्ती हेतु नोटिस किस धारा के अंतर्गत दी जाती है। पहला विकल्प है धारा 13, दूसरा है धारा 14, तीसरा विकल्प है धारा 16 और चौथा विकल्प है धारा 18। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, धारा 14 के अंतर्गत जब्ती का नोटिस दिया जाता है। अगला प्रश्न है जब्ती संपत्ति की जब्ती हेतु नोटिस की अवधि वर्णित होती है। पहला विकल्प है 15 दिन, दूसरा है 30 दिन, तीसरा विकल्प है 60 दिन, चौथा विकल्प है 10 दिन। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, 30 दिन। अगला प्रश्न है संपत्ति की जब्ती हेतु प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष तभी दिया जा सकता है। पहला विकल्प है जब विशेष न्यायालय संज्ञान ले चुका हो, दूसरा है चाहे विशेष न्यायालय संज्ञान लिया हो या ना लिया हो, तीसरा विकल्प है आरोप विरचित हो चुका हो, चौथा विकल्प है आरोप सिद्ध हो गया हो। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, चाहे विशेष न्यायालय संज्ञान लिया हो या ना लिया हो। अगला प्रश्न है विहित प्राधिकारी संपत्ति की जब्ती का आदेश दे सकेगा। पहला विकल्प है धारा 14 के अधीन, दूसरा है धारा 15, तीसरा है धारा 16 के अधीन, चौथा विकल्प है धारा 17 के अधीन। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प भी, धारा 15 के अधीन। अगला प्रश्न है विहित प्राधिकारी द्वारा संपत्ति को जब्त करने का आदेश तभी दिया जा सकता है जब पहला विकल्प है आरोपित व्यक्ति को नोटिस दी जा चुकी हो, दूसरा है उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो, तीसरा है यह साबित हो गया हो कि उसने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या जब्त किया जा सकता है।
पहला है बैंक में जमा धन, दूसरा है कोई अचल संपत्ति, तीसरा है कंपनी में उसका शेयर, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है धारा 15 के अंतर्गत नोटिस तामील होने की तारीख से कितनी अवधि के भीतर जब्ती की कार्यवाही निस्तारित किया जाएगा। पहला विकल्प है 3 माह के भीतर, दूसरा है 6 माह के भीतर, तीसरा विकल्प है 1 वर्ष के भीतर और चौथा विकल्प है 2 वर्ष के भीतर। इसका जो सही उत्तर है वह है 6 माह के भीतर, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है प्राधिकृत अधिकारी के जब्ती के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी। पहला विकल्प है उच्च न्यायालय में, दूसरा है सेशन न्यायालय में, तीसरा है ए या बी और चौथा विकल्प है कोई अपील नहीं होगी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, उच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है प्राधिकृत अधिकारी के संपत्ति के जब्ती के आदेश के विरुद्ध अपील किस धारा के अंतर्गत की जा सकेगी। पहला विकल्प है धारा 9, दूसरा है धारा 17, तीसरा विकल्प है धारा 18, चौथा विकल्प है धारा 19। इसका जो सही उत्तर है वह है धारा 17 के अधीन, यानी विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है प्राधिकृत अधिकारी के संपत्ति जब्ती के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी। अपील की अवधि कितनी है। पहला विकल्प है 30 दिन, दूसरा है 60 दिन, तीसरा विकल्प है 45 दिन, चौथा विकल्प है 90 दिन। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, 30 दिन। अगला प्रश्न है अपीलीय न्यायालय धारा 17 की उपधारा 3 के अधीन अपील का निस्तारण करने का प्रयास करेगा। अपील करने की तारीख से 6 माह के भीतर, दूसरा विकल्प है 3 माह के भीतर, तीसरा विकल्प है 1 वर्ष के भीतर, चौथा विकल्प है 2 वर्ष के भीतर। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, अपील करने की तारीख से 6 माह के भीतर। अगला प्रश्न है प्राधिकृत अधिकारी जब्त संपत्ति का कब्जा ले सकेगा। पहला विकल्प है धारा 18 के अधीन, दूसरा है धारा 19 के अधीन, तीसरा विकल्प है धारा 20 के अधीन, चौथा विकल्प है धारा 21 के अधीन। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धारा 18 के अधीन जब्ती का कब्जा ले सकता है। अगला प्रश्न है जिस व्यक्ति के विरुद्ध जब्ती का आदेश हुआ है वह आदेश की तामील की तारीख से कितने दिन के भीतर संपत्ति का कब्जा दे देगा या समर्पित कर देगा। पहला विकल्प है 30 दिन के भीतर, दूसरा है 60 दिन के भीतर, तीसरा विकल्प है 90 दिन के भीतर, चौथा विकल्प है 15 दिन के भीतर। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, 30 दिन के भीतर। अगला प्रश्न है कि जब्त धन या संपत्ति या दोनों को वापस करने का प्रावधान किस धारा में है। पहला विकल्प है धारा 15, दूसरा है धारा 16, तीसरा विकल्प है धारा 19, चौथा विकल्प है धारा 20। इसका जो सही उत्तर है वह है धारा 19 के अंतर्गत विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है जब्त संपत्ति को कब वापस करना पड़ेगा। पहला विकल्प है जब्ती का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा अकृत या परिवर्तित किए जाने पर, दूसरा है प्रभावित व्यक्ति के दोष मुक्त किए जाने पर, तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, ए एवं बी दोनों, यानी जब्ती का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा अकृत या परिवर्तित किए जाने पर, दूसरा है प्रभावित व्यक्ति के दोष मुक्त किए जाने पर। अगला प्रश्न है यदि जब्त की गई संपत्ति को वापस करना संभव ना हो, वहाँ ब्याज सहित संपत्ति का बाजार मूल्य प्रभावित व्यक्ति को दिया जाएगा। ब्याज की दर क्या होगी। पहला है 6% वार्षिक, दूसरा है 9% वार्षिक, तीसरा विकल्प है 5% वार्षिक, चौथा विकल्प है 12% वार्षिक। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, 5% वार्षिक। अगला प्रश्न है
विवरण में त्रुटि का बचाव करती है। पहला विकल्प है धारा 19, दूसरा है धारा 20, तीसरा है धारा 21, चौथा विकल्प है धारा 22। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी धारा 20। अगला प्रश्न है विशेष न्यायालय अधिनियम अन्य विधियों के प्रावधान को अल्पीकरण करती है, दूसरा है अल्पीकरण नहीं करती बल्कि उसके अतिरिक्त है, तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों, चौथा विकल्प है ना तो ए ना ही बी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी अल्पीकरण नहीं करती बल्कि अतिरिक्त है। अगला प्रश्न है प्रभावित व्यक्ति को पुनः अभियोजित करने पर कौन सी धारा रोक लगाती है? यह प्रांग न्याय के समान है। पहला विकल्प है धारा 20, दूसरा है धारा 21, तीसरा विकल्प है धारा 22, चौथा विकल्प है धारा 23। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी धारा 22। अगला प्रश्न है अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध वाद अभियोजन या अन्य कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। यह संरक्षण प्राप्त है। पहला है धारा 21 के अधीन, दूसरा है धारा 22 के अधीन, तीसरा विकल्प है धारा 23 के अधीन, चौथा विकल्प है धारा 24 के अधीन। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी धारा 23 के अधीन। अगला प्रश्न है इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। पहला विकल्प है उच्च न्यायालय को, दूसरा है राज्य सरकार को, तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों, चौथा विकल्प है केंद्र सरकार को। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी राज्य सरकार को। अगला प्रश्न है अन्य विधियों के प्रावधानों पर विशेष न्यायालय अधिनियम अध्यारोही प्रभाव रखता है या किस धारा में कहा गया है? पहला है धारा 19, दूसरा है धारा 21, तीसरा है धारा 25, चौथा विकल्प है धारा 26। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी धारा 25 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है सही सुलेमित युग्म नहीं है। पहला है नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार, सही है। अध्यारोही प्रभाव धारा 25, ये भी सही है। तीसरा है जब्त संपत्ति की वापसी धारा 19, ये भी सही है। जब्ती के आदेश के बाद संपत्ति का आंतरण धारा 17, यह गलत है। जब्ती के आदेश के बाद संपत्ति का आंतरण धारा 19 में और धारा 17 में अपील से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जब्ती के आदेश के पश्चात संपत्ति को आंतरित कर देता है तो ऐसा आंतरण होगा। पहला विकल्प है शून्य, दूसरा है वैध, तीसरा विकल्प है अवैध, चौथा विकल्प है निर्णय के साथ मातहत। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए शून्य होगा। अगला प्रश्न है प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संपत्ति के जब्ती के आदेश के पश्चात किया गया आंतरण शून्य होता है। धारा पहला विकल्प है 16 के अंतर्गत, दूसरा है धारा 17 के अंतर्गत, तीसरा विकल्प है धारा 24 के अंतर्गत, चौथा विकल्प है धारा 25 के अंतर्गत। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए धारा 16 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है अधिनियम में कितनी धाराएं एवं अध्याय हैं? पहला विकल्प है 26 धाराएं 4 अध्याय, दूसरा है 27 धाराएं 5 अध्याय, तीसरा विकल्प है 28 धाराएं 6 अध्याय, चौथा विकल्प है 30 धाराएं 7 अध्याय। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए 26 धाराएं 4 अध्याय। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दें। नमस्कार।